आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। हालांकि आपने पिछले लेक्चर्स में इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ा, उसके मेरिट के बारे में पढ़ा, उसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा, उसके सोर्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे और उसके सोर्स भी पढ़ेंगे। तो पहले तो जानते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है। देखो, सपोज करना ये एबीसी कंपनी है, तो जब कोई भी कंपनी अपने कंपनी के बाहर के लोगों को या अपने कंपनी के बाहर के लोगों को जब बोलती है कि आओ हमारी कंपनी में आके जॉब करो, हमारी कंपनी के लिए जॉब के लिए आप अप्लाई करो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। और इंटरनल सोर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखो, इंटरनल सोर्स में क्या होता था, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज थे, कंपनी उनको बोलती थी कि भाई हम लोग, हमारे पास ये वाली जॉब है, तो वो अपने कंपनी में जो पहले से काम कर रहे थे उनको बोलती है कि ये जॉब है, जिसको जिसको आना है वो कर लो, तो उसे हम इंटरनल सोर्स कहते थे। लेकिन हालांकि एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जब कंपनी के बाहर के लोग, जब कंपनी बाहर के लोगों को बुलाती है और कहती है कि आ जाओ हमारी कंपनी में इतनी सारी जॉब है, इसके लिए अप्लाई करो, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हालांकि अगर इसकी मीनिंग भी पढ़ेंगे तो आपको सही सेम चीज लगेगी। देखो, इसका अगर आप मीनिंग पढ़ोगे, इंड्यूसिंग मतलब आपने पढ़ के रखा, इन्फ्लुएंस करना, कोई भी लोगों को आकर्षित करना। इंड्यूसिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट जॉब। सेम चीज है, जब आप लोग कैंडिडेट को बोलते हो कि आ जाओ हमारी जॉब के लिए, जो खाली जॉब, वैकेंट जॉब मतलब खाली जॉब के लिए अप्लाई करो। कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, उन लोगों को जब हम कहते हैं कि अप्लाई करो हमारे पास जो खाली जॉब है, उससे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताया डायग्राम के साथ। ठीक है, अब इसके मेरिट्स में जाते हैं। तो इसकी मेरिट्स की मैं खासियत बात बताऊं। देखो, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का जो डीमेरिट होगा वो क्या होगा, इसका मेरिट होगा। देखो, जैसे देखो, मान लो कि ये जैसे ये मेरिट है, राइट, तो ये क्या होगा, इसका डीमेरिट होगा। ये क्या है, डिसएडवांटेज। देखो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का डीमेरिट क्या होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट का अपोजिट होगा। मतलब देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपने नोट्स में लिखा होगा इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि पैसा कम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज नॉट इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल नहीं है। और कभी कभी हम क्या कहते हैं, नॉट इकोनॉमिकल को हम क्या कहते हैं, और एक चीज से कहते हैं कि इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब रहता है कि कुछ भी चीज में ज्यादा खर्चा होना, तो ज्यादा पैसा लगना। इट इज नॉट इकोनॉमिकल का मतलब है इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। मतलब दोनों का मतलब, नॉट इकोनॉमिकल का मतलब भी होता है एक्सपेंसिव, पैसा ज्यादा लगना। इट इज नॉट इकोनॉमिकल का मतलब भी है इट इज मतलब उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोटिवेट एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, यहाँ पे क्या होगा, डीमोटिवेट एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता है, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में क्या होते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है यार नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं, उनके साथ हमारी पटेगी कि नहीं पटेगी, तो वो सारी चीजें आ जाती है, इसलिए डीमोटिवेट हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखोगे, एम्प्लॉइज आर फैमिलियर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। एम्प्लॉइज को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पहले ही पता रहता था, तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको स्पेशल बताना नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो ये नए नए है ना, बाहर के व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन के, जो कभी पहले काम नहीं किया है, नए नए आए, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें पहले बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, कुछ सेमिनार रखना पड़ता है, जिसके लिए भी खर्चे आ जाता है। तो ये एक तरीके का घाटा रहता है। ठीक है, डीमेरिट्स मतलब बच्चों, ये डीमेरिट्स है ना, ये घाटे हैं। देखो, इसका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेरिट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का डीमेरिट होगा। ठीक है, सब उल्टा। बस यहाँ पे एक पॉइंट अलग है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ना बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस, इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए ये डीमेरिट है। अब सेम चीज है, अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का जो डीमेरिट होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेरिट होगा। ठीक है, देखो, जैसे नो फ्रेश आइडिया विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहले इसमें क्या था, एक घाटा ये था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कि वहां के जो लोग रहते थे, पहले जो काम करते थे वही है, तो उनको कोई नॉलेज नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन बाहर के लोग जब आते हैं ना, तो वो क्या आते हैं, उनको एक नए नए चीजों की नई नई चीज आती है उनको, तो कहीं ना कहीं उनके पास फ्रेश आइडियाज रहते हैं। अनलिमिटेड चॉइस। अब क्या रहता है, देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पे क्या आता है, लिमिटेड चॉइस। मतलब मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन होंगे 50 इंप्लॉइज, तो आप क्या करते हैं, 50 इंप्लॉइज को बोलते हो कि बेटा हमें जॉब की काम के लिए जिसको आना है वो आ जाए, तो 85 ही लोग से आप चुनते हो। लेकिन क्या रहता है, जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि आप एक जॉब, जैसे गूगल ने जॉब निकाल दिया, उस जॉब के लिए क्या करते हैं, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, 10 लाख लोग, 10 इतने सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक जॉब भी क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अनलिमिटेड बहुत सारी चॉइसेस रहती है। हम कितने 10 लाख में से हमको चुनना है, तो बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं हमारे पास। एम्प्लॉइज डेवलप अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब क्या है, नए एम्प्लॉइज आते हैं, ठीक है, नए एम्प्लॉइज देखते हैं अरे यार ये पहले से लोग काम कर रहे हैं करके, तो नए एम्प्लॉइज सोचते हैं यार क्यों ना हम इनसे अच्छा काम करके दिखाए कंपनी को। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब कंपटीशन करना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब कंपटीशन करना। ठीक है, तो नए एम्प्लॉइज को लगता है यार चलो जो पहले से काम कर रहे हैं ना उनके साथ कंपटीशन किया जाए, देखते हैं कि कौन हम अच्छे एम्प्लॉय जो नए नए आए वो अच्छा करते हैं कि जो पहले से काम कर रहे हैं वो अच्छा करता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक है, एम्प्लॉइज विथ लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी एंड आर क्वालिफाइड पर्सोनल। अब देखो इसका ना पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और यहाँ पर और एक चीज आप सभी को कंपटीशन हो जाता है सर, ये तो गंदी बात है। देखो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मान लो कि अगर दोनों ने पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से काम करते हैं, जो नए एम्प्लॉय काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे कि हम पहले प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, हम प्रोडक्ट पहले बना के बताएंगे, तो कहीं ना कहीं मान लो कि कंपनी को एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, मतलब मान लो कि कंपनी को बोली कि मुझे एबीसी प्रोडक्ट बना के दो, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी बोलेंगे कि हम इनसे पहले बना के दिखाएंगे, ये बोलेंगे हम इनसे पहले बना के दिखाएंगे। तो दोनों में से कोई एक तो बहुत पहले बना के देगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो टारगेट होता है ना उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब कंपनी ने अगर मान लो बोला होगा कि 5 दिन में बना के देना है, तो मैं भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी आपको नहीं जानना है। देखो इतना इजी हो गया। ठीक है, पहले तो डिसएडवांटेज के साथ जाना और इसका एडवांटेज डाला। मेरिट मतलब एडवांटेज, ठीक है, जो कि आपके मेरिट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट और डिमेरिट के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जो बहुत सारे सोर्स आते थे, जैसे 2 सोर्स आते थे, वैसे ही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने के भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर फैक्ट्री गेट। अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो ये दोनों पॉइंट को ना अलग बताया गया, लेकिन ये दो पॉइंट अलग नहीं है, ये दो पॉइंट सेम है। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों का मतलब एक ही है करके यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया एक साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलिए या फिर फैक्ट्री गेट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। देखो होता क्या है, कंपनीज क्या करती है अपनी, या कंपनी का फैक्ट्री वो क्या करती है, जो उनका गेट रहता है ना मेन गेट, वहां पे वो क्या करते हैं नोटिस चिपका देती है। क्या करते हैं नोटिस चिपका देती है, वहां पे लिखती है कि हमें हमारे पास जॉब अवेलेबल है, जिसको ये जॉब करनी होगी वो आ जाओ। तो वहां पे कंपनी क्या लिखी रहती है, अवेलेबल वेकेंट जॉब, इंटरेस्टेड पीपल कैन ज्वाइन आफ्टर इंटरव्यू। मतलब हमारे पास एक खाली जॉब पड़ी है, जो लोग चाहते हैं कि वो जॉब को करे वो ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, उनका एक इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू में अगर वो सिलेक्ट हो गए तो उनको ले लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब आपने जान लिया। सेकंड पॉइंट का मतलब है सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब। अब ये जो चीज होती है ना, ये जो फैक्ट्री गेट में, तो ये ना अनस्किल्ड जॉब करते हैं। जैसे प्यून की नौकरी हो गई, प्यून की नौकरी क्या, झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन को मांजना, तो ये तो कोई भी कर सकता है ना। तो अनस्किल्ड जॉब वो वाली होती है जहां पे एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी पीपल कर सकता है, जैसे बर्तन मांगना, झाड़ू करना, पोछा करना, ठीक है, ये सारी चीजें कोई भी कर सकता है, तो उसे कहते हैं अनस्किल्ड जॉब। तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री गेट रहता है ना, ये अनस्किल्ड जॉब पीपल के लिए रहता है, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती वो पीपल आके ऐसा ज्वाइन करते हैं। झाड़ू हो गया, पोछा, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। अब मीडिया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, देखो कंपनी ना क्या करती है, न्यूज़पेपर में छाप देती है कि उनके पास जो भी जॉब अवेलेबल रहती है, क्या करती है, देखो सेम चीज है, अवेलेबल वेकेंट जॉब पोजीशन, इंटरेस्टेड पीपल कैन अप्लाई। वो क्या करती है, इस चीज को नोटिस में लिख देती है कि हमारे पास खाली जॉब पड़ी है, जो पीपल ज्वाइन करना चाहता है वो अप्लाई कर लो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लिख देती है, इसे कहते हैं मीडिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट और टेलीविजन सेम चीज है, मतलब सेम चीज, लेकिन क्या होता है हम यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टीवी में बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल्स, मतलब बहुत से चैनल्स क्या करते हैं, ये चीज बताते हैं कि ये कंपनी के पास खाली जॉब पड़ी है, जो भी पीपल इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल्स अबाउट अवेलेबल वेकेंट जॉब पोजीशन, इंटरेस्टेड पीपल कैन अप्लाई। ठीक है, तो सेम चीज है, यहाँ पे टीवी में भी कुछ कुछ चैनल्स होते हैं जो ये सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखो, कैजुअल कॉलर्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि हर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। देखो जॉब सीकर्स का सबसे पहले मतलब जानो। जॉब सीकर्स का मतलब होता है ऐसे पीपल जो जॉब को खोज रहे हैं, जिन्हें जॉब करना है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉब सीकर्स कहते हैं। ठीक है, तो कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, ये जो जॉब सीकर्स मतलब जिनको जॉब चाहिए, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे एक नोटिस, कागज का टुकड़ा, एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में वो क्या करते हैं, सारे बायोडाटा लिखता है कि मैं इतने साल का हूँ, मैंने इतने तक एजुकेशन किया है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैंने अंडर ग्रेजुएट ये कॉलेज से किया है, वो कॉलेज से किया है, हर वो चीज अपनी पूरी बायोडाटा क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन में, इस कागज के टुकड़े में लिखता है। और इस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं कैजुअल कॉलर के केस में। ठीक है, अब वो क्या करता है, इस एप्लीकेशन को जो भी कंपनी का रिसेप्शन है ना वहां पे रखा देते हैं। अब कंपनी की जो भी रिसेप्शनिस्ट होती है ना, वो क्या करती है, अपना एक रजिस्टर बनाती है, उनमें इन एप्लीकेशन को चिपका देती है या फिर उसके पूरा अपने रजिस्टर में नोट कर लेती है। अब मान लो फ्यूचर में जाके जब भी कंपनी को कोई भी जॉब की जरूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, इस रजिस्टर को खोलती है कि कोई ऐसा पेपर तो नहीं है, जो ऐसे टाइप के पेपर तो नहीं है जो हम लोग रजिस्टर में लिखा है कि उनको हम बुला के उनको रख सकते हैं कंपनी में। ठीक है, अगर कंपनी को लगता है कि हाँ ये जो बंदे ने एप्लीकेशन दिया था ये वाला बंदा ठीक लग रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको बुलाएगी, उसका इंटरव्यू लेगी, अगर वो पास हो गया तो उसको रख लेगी, नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये होता है कैजुअल कॉलर्स। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये तो सबसे इजी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर प्लेसमेंट एजेंसी बहुत इजी है। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये क्या करती है, जैसे कैजुअल कॉलर्स में क्या था, जो जॉब सीकर्स मतलब जिनको जॉब चाहिए वो एप्लीकेशन बनाते हैं ना, सेम चीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी क्या होता है, सब जॉब सीकर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें सब बायोडेटा लिख देता है, और इस एप्लीकेशन को वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा देते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनका एप्लीकेशन अपने पास रख लेती है, और क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है,
इन जो जिनको जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब दिलाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प जॉब सीकर्स, मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं टू गेट जॉब, मतलब जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब दिलाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, अब प्लेसमेंट एजेंसी सेम टू सेम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, सेम टू सेम, देखो मैंने लिखा है फुली सेम एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा पूरा सेम है, लेकिन बस फर्क क्या है, ये गवर्नमेंट चलाती है और ये क्या चलाता है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस चलाता है। इसको गवर्नमेंट चलाती है, इसे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस चलाती है। ठीक है, और पूरी चीज सेम है, इसमें भी आप एप्लीकेशन बना के इनकी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो हेल्प करती है जॉब सीकर्स, मतलब जिनको जॉब चाहिए कि उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा एक ही डिफरेंस है, इनकी गवर्नमेंट चलाती है, ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस चलाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। अब वेब पब्लिशिंग, अब देखो वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, देखो एक वेबसाइट कोई भी बना देता है, ठीक है, वेबसाइट बनाता है। अब मान लो जिसको जॉब चाहिए वो भी क्या करता है, इस वेबसाइट में आता है, और कंपनी जिसको अपने एम्प्लॉयज को, मतलब जिसको अपने एम्प्लॉयज को रखने के लिए, मतलब अपने जिनको एम्प्लॉयज चाहिए वो भी कंपनी से आकर इस वेबसाइट में आती है। मान लो कि इस कंपनी को ऐसे पीपल चाहिए जिनको कोडिंग आती हो, ठीक है, कोडिंग करते जाते हो ना, तो मान लो कि कंपनी को कोडिंग वाले को एम्प्लॉयज चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, वेबसाइट में जाएगी और टाइप करेगी कि हमें कोडिंग वाले एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि ये जो जॉब सीकर्स है, मान लो कि इनको कोडिंग का काम आता है, तो ये भी क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे और लिखेंगे कि हमें कोडिंग का काम आता है। ठीक है, अगर कंपनी और जॉब सीकर जब आपस में दोनों को पता चल गया, हाँ ये एम्प्लॉय है, इसको कोडिंग आती है, एम्प्लॉयज को यहाँ से पता चल जाएगा वेबसाइट के थ्रू कि हाँ ऐसी कंपनी है जिसको कोडिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में दोनों कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि जो तुम बता रहे हो वो सही तो बता रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब कंपनी इंटरव्यू लेती है, कंपनी को लगता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है हमारे काम, जो कोडिंग का काम है उसके लिए ठीक रहेगा, तो क्या करेगी, उसको चुन लेगी। अगर कंपनी को लगता है नहीं ये बंदा काम का नहीं है हमारे लिए, तो उसको बोल देगी कि तुम सिलेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट बनाता है जिसमें कंपनी वाला भी आता है और जिसको जॉब चाहिए वो भी आता है। एम्प्लॉय सीकर्स क्या होता है, कंपनी होता है, क्योंकि एम्प्लॉय सीकर्स का मतलब जिन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज होती है जिन्हें एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की जरूरत होती है, तो वो भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेब पब्लिशिंग। अब है कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज जैसे आईआईटी हो गया, आईएम्स हो गया, ठीक है, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत बड़े बड़े और फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी से करती है, अब उन्हें ना अपने लिए एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट के पास चली जाती है और कहती है कि हमारे पास इतनी सारी जॉब अवेलेबल है, अगर आपके पास ऐसे कोई एम्प्लॉयज, मतलब ऐसे कोई ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट हो जो हमारा काम कर सकता है, तो हम उन्हें ले लेंगे अपनी कंपनी में। ठीक है, इसे आप प्लेसमेंट कहते हैं। आप देखना बड़ी बड़ी कॉलेज में चले जाना, वहां पे प्लेसमेंट करके भी लिखा होगा। ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा कि ये कॉलेज में कितनी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी आती है और वहां के ग्रेजुएट को उठा के अपनी कंपनी में रख लेती है। ठीक है, तो हम प्लेसमेंट कहते हैं। विजिट करना कोई भी बड़े बड़े कॉलेज या कोई भी कॉलेज में, वहां पे प्लेसमेंट वर्ड भी लिखा रहता है। तो वो ये होता है जब कंपनी क्या करती है, इंस्टीट्यूट में जाती है और कहती है कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है, हम आपके ग्रेजुएट में से देखते हैं कि जो हमारी जॉब के लिए अच्छा होगा हम उनको अपनी कंपनी में रख लेंगे। ठीक है, तो वही रहता है। कंपनी से क्या करते हैं, सीनियर मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, वो कंपनी से आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो यहाँ पे वही लिखा है, सीनियर मैनेजर्स विजिट प्रोफेशनल कॉलेज, मतलब बड़े बड़े कॉलेज में आते हैं टू ग्रेजुएट मतलब जो भी कॉलेज के पास हुए रहते हैं उनको ग्रेजुएट कहते हैं। ठीक है, तो सीनियर मेंबर्स आते हैं कॉलेज में कि उनको ग्रेजुएट यहाँ से मिल जाए डायरेक्ट। ठीक है, तो कंपनी को और कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सबसे चीज होता है, इसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो अब है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अब देखो कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है, कंपनी में मान लो कंपनी ने बोला कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए जिसको वेबसाइट बनानी अच्छे से आती हो। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो कंपनी में पहले से एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना, उनको बोलती है कि भाई तुम लोग मुझे बताओ, हमें वेबसाइट के, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे होते हैं उनको कहती है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे में से कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव होगा या कोई फ्रेंड होगा जिसको वेबसाइट बनानी आती हो, तो कंपनी कहती है कि उनको हमारे पास भेज देना करके। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अगर उनका कोई रिलेटिव होगा, मान लो कि इसका कोई होगा कि सर मेरा तो भाई को आता है वेबसाइट बनाना, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अपने कंपनी को बोल देगा कि सर मेरे भाई को आता है वेबसाइट बनाना। तो कंपनी क्या करेगी, उसको बोलेगी एम्प्लॉयज को कि अपने भाई को बुलाओ हमारे पास, हमें उनका इंटरव्यू लेना है। अगर उसका भाई इंटरव्यू में पास हो जाता है तो कंपनी रख लेगी, नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, कंपनीज इंकरेज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मतलब जो पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, इंकरेज करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को टू रिकमेंड नेम्स ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा टू फिल वेकेंट जॉब। सेम चीज बच्चों लिखी है, खाली जॉब को करने के लिए कंपनी से करती है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बोलती है, रिकमेंड करने बोलती है कि बताओ ऐसे तुम्हारे कोई नाम बताओ कि तुम्हारे कोई रिलेटिव या फ्रेंड जिसको जो जॉब करना आता हो। तो सेम चीज है, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल से समझाया वो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कंपनी क्या करती है बच्चों, बहुत सारे लेबर्स या मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आप जॉबर्स कह दो, उनसे क्या करती है, कॉन्टेक्ट करके रखती है, कनेक्ट होकर रखती है।
ठीक है। और इनको कहती है कि तुम हमारे लिए गांव या विलेज या फिर रूरल एरिया से ना जो भी लेबर्स है वो हमारी कंपनी के लिए ला दो। तो ये क्या रहता है, एक तरीके के मिडल मैन रहते हैं जो कंपनी की हेल्प करता है कि उनको लेबर मिल जाए। ठीक है, तो ये कंपनीज क्या करती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनको कहती है कि हमें लेबर चाहिए। और ये क्या रहता है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन्हें ना बहुत सारे लेबर जो गांव में या फिर विलेज या रूरल एरियाज में ना इनकी बहुत से लेबर से पहचान रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो लेबर्स को बोलते हैं कि आओ हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे बड़ी कंपनी में। तो वो क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं और इनको लेबर्स को क्या करते हैं, कंपनी में आके ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, मिडल मैन का काम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे मेरे साथ एक सितारा बना के एक चीज लिखना, इट इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब। इट इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है अनस्किल्ड जॉब। अभी मैंने आपको बताया था अनस्किल्ड जॉब मतलब जहाँ पे आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसी होता है, यहाँ पे आपको लेबर ऐसे मिलने वाला है जिनको सिर्फ झाड़ू पोछा, ठीक है, ऐसे फाइल रखना आता हो, वैसे टाइप का, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेबर्स ऐसे टाइप के आते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर्स आते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बच्चों ये होता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे किधर गया मेरिट में, एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आर क्वालिफाइड पर्सनल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बड़े बड़े कॉलेज है ना, जैसे हार्वर्ड हो गया, ये सब कॉलेज में क्या रहते हैं, जो भी कॉलेज वाले रहते हैं उनको एकदम बता दिया जाता है, उनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि कंपनी कैसे चलाना है, क्या चलाना है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, इनके पास आती है। तो सेम चीज लिखा है, जब कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉइज को ना लेटेस्ट कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिफाइड पर्सनल। अगर आप बाहर से लेते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं एकदम ऐसे एम्प्लॉइज बनेंगे जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और जिनका अच्छा क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी टाइप का जो मैंने अभी आपको बताया ये होता है बच्चों इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाना डीमेरिट, मेरिट और उसे इतने सारे सोर्स जाना है। तो आपको एग्जाम से ऐसे पूछ सकता है, ऐसा कोई भी बताओ जिसमें फैक्ट्री गेट में हम पेस्ट कर देते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी बताओ सही होगा। या फिर ऐसे बोल सकता है ऐसे 3 जॉब बताइए जहाँ पे अनस्किल होगा, तो हम लिख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट और एक यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ये 3 ऐसी चीजें जहाँ पे अनस्किल जॉब भी चलता है, मतलब अगर पढ़े लिखे भी ना हो तभी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये सब है बच्चों, बाकी सब मैंने सभी चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने क्या करना है, अभी फटाफट आपने नोट करना है। आपने नोट कर लिया था पहली क्लास में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर लिया था। अभी आपको ये करना है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पॉज करके नोट कर लेना। सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ये भी आप नोट कर लेना, सेम चीज जैसा मैंने किया वैसे ही नोट करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों होपफुली आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, होगा सिलेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे स्टाफिंग की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बहुत थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, मैं आज सभी के साथ इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक चीज बताई थी कि सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से, तो इसलिए सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि आपने पहले ही पढ़ के रखा है। अगर मैं इसकी मीनिंग के बारे में बताऊं तो ये भी आपने पढ़ के रखा है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में से जो भी हमारे पास खाली जॉब होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में से बहुत कुछ ही लोग को चुनते हैं जो हमारी जो खाली जॉब है उसके लिए क्या हो, अच्छे हो। ठीक है, तो यही है चूजिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल वेकेंट जॉब। फिल वेकेंट जॉब का मतलब है खाली काम। ठीक है, तो हम खाली काम को भरने के लिए, जो खाली काम करने वाला है उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सुटेबल, बहुत अच्छा कैंडिडेट को चुनते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं।
सो सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस होता है या फिर कुछ स्टेप्स होता है। सो सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं कंपनीज में। मान लो कि सिर्फ हमें 5 लोग को चुनना है। अब 5 लोग को चुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत सारे, मैंने सिर्फ 4 ही बनाए रखे हैं, ऐसे बहुत सारे हजारों 10,000 लोग 1 लाख लोग आते हैं जॉब लेने के लिए। अब क्या होता है, ये सब ना जैसे आते हैं ना कंपनी में, तो ये क्या करते हैं, कागज का टुकड़ा अपने साथ बना के लेके आते हैं। ये देख रहे हो कागज का टुकड़ा, इन सबके पास एक कागज का टुकड़ा है। तो इस कागज के टुकड़े को हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी कैंडिडेट आता है वो क्या करता है, अपने बारे में सारी लिखता है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा 12th में इतना आया है, मेरा ये सब वगैरह वगैरह, हर वो सारा अमकाना ढमकाना हर सारी चीज वो क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देता है। तो कंपनी के पास ना लाखों लाखों एप्लीकेशन, कंपनी के पास मान लो सिर्फ 5 जॉब है, सिर्फ कंपनी के पास 5 वैकेंट सीट है, सिर्फ 5 जॉब है, 5 खाली सीट है, मतलब 5 काम करने हैं, तो 5 काम करने के लिए 5 ही लोग की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन 5 लोग को लेने के लिए कभी कभी क्या होता है, कंपनी में 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों में से क्या करते हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म को पहले चेक करती है, और जैसी कंपनी को लगता है कि जो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो काम किया है वो कंपनी रख लेती है, और जो जो एप्लीकेशन फॉर्म बेकार है तो वो सारे कैंडिडेट को बोल दिया कि भाई हम तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म सही नहीं है, तुम हमारी कंट्री में, मतलब हमारी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, एलिमिनेट मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। मिसफिट कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट काम के नहीं है, उन्हें हम एप्लीकेशन फॉर्म देखकर ही उन्हें एलिमिनेट का मतलब है हटा देना। ठीक है, तो हम उनका एप्लीकेशन फॉर्म देके बहुत सारी जो कैंडिडेट काम के लिए उन्हें क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो सबसे फर्स्ट चीज होता है। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। अब जैसी हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम्हें तो जैसी पहले वाला हो जाता है, हम उन्हें कहते हैं तुम्हें ना क्या करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेंगे। तो ये सिलेक्शन टेस्ट ना बच्चों 5 चीजों पे है। 5 सिलेक्शन टेस्ट जो है ना वो 5 चीजों पे, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, रेट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट हमें लिखने पड़ते हैं वो देखिए। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब आईक्यू। हम क्या करते हैं, लोगों की आईक्यू चेक करते हैं कि उनकी आईक्यू कितनी है, एबिलिटी टू टेक डिसीजन। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, उनकी देखते हैं कि वो कैसे डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये 2 सारी चीजें करते हैं। ठीक है, अब है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ परफॉर्मिंग एंड लर्निंग न्यू जॉब इन फ्यूचर। हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे फ्यूचर के लिए अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर के लिए कोई भी कैंडिडेट परफॉर्म कर सकता है, कैसी उसकी लर्निंग पावर है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि लोगों की पोटेंशियल कितनी है परफॉर्म करने की, कोई भी न्यू जॉब और कुछ भी चीज को लर्न करने की फ्यूचर के लिए। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, लोगों का बिहेवियर चेक करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर। ट्रेड टेस्ट में क्या करते हैं, हम उनकी एग्जिस्टिंग स्किल को, मतलब जो चीज उनके पास पहले से, हम उसके बारे में चेक करते हैं। मतलब मान लो कि किसी को ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आती है, उसकी स्किल है ड्राइंग करना, तो हम चेक करते हैं कि भाई ये एक्चुअल में ड्राइंग कैसी कर सकता है, अच्छा करता है कि बेकार करता है। ठीक है, तो हम उसकी चेक एग्जिस्टिंग स्किल, जो उसके पास स्किल पहले से, हम उसको चेक करते हैं। प्री टेस्ट में, इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि बंदा जो हमारी जॉब में अप्लाई कर रहा है, इसको सही में इंटरेस्ट है कि नहीं हमारी जॉब में, कि नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट नाम से समझ में आ रहा है, टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट। मतलब कंपनी ये चेक करती है कि जो बंदा हमारी कंपनी में आया है जॉब लेने के लिए, उसका सही में इस जॉब में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो हम इंटरेस्ट टेस्ट में चेक करते हैं। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब हम क्या करते हैं, देखो एक जो भी कैंडिडेट है, हम उसको क्या करते हैं, रूम में बुलाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स रहते हैं। ये एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कोई भी कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं। ठीक है, अब सवाल पूछते हैं जिससे कोई भी कंपनी को ये पता चल जाता है कि जो भी कैंडिडेट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसकी नॉलेज कितनी है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स क्या पूछते हैं कोई भी कैंडिडेट से कि भाई बताओ तुम हमारी जॉब में करना चाहते हो तो तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए, तुम कैसे काम करोगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब यही होता है, हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को रूम में बुलाते हैं और उससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट जो कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ये ना एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का एक पार्ट है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। चलो इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं। देखो अब इसमें ना जो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लाया था, जिसमें ना कंपनी क्या करती थी, कुछ कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म को रखती थी और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को रखते थे बेकार थे, वो क्या कर देती थी, कंपनी उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। वो कैंडिडेट को बोल देती थी कि तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक नहीं है। तो अब मैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंपनी ने क्या किया, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रखा है। अब क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में कंपनी क्या करती है, कैंडिडेट को बुलाती है और उनका ना एप्लीकेशन फॉर्म दिखती है और एक्सपर्ट्स। तो बच्चों ये ना एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर का एक पार्ट है। तो यहाँ पर भी सेम एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, ये
कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसको चेक करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं इसके बेसिस पे। मतलब कैंडिडेट ना कभी कभी झूठ भी लिख देता है कि भाई मुझे ये भी चीज आता है, वो अपने आप को ना बढ़ा बढ़ा के लिख देता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अलाना कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, जानबूझ के झूठ झूठ लिख देता है। तो कंपनी क्या करती है, उनका चेक करते हैं कि बंदा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो सही तो लिखा है कि नहीं, हमें उल्लू तो नहीं बना रहा है ना। तो सेम चीज एक्सपर्ट क्या करते हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं जो कैंडिडेट ने लिखा है, ठीक है। तो क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट विद रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। रेफरेंस का मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। हाँ, अब है हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। अब देखो आफ्टर 3 और 4, 3 और 4 का मतलब जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद आफ्टर 3 एंड 4 कैंडिडेट लेफ्ट, जो भी कैंडिडेट बचता है ये दोनों के बाद, ये दोनों के बाद जो भी कैंडिडेट ना बचता है वो, ठीक है, जो भी बचता है तो मैनेजर्स क्या करता है, इन कैंडिडेट में से कुछ किसी और को चुनते हैं, सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के बाद जो भी कैंडिडेट बचते हैं उन कैंडिडेट को क्या करते हैं, मैनेजर्स आके चुनते हैं कि कौन अच्छा रहेगा, ठीक है, और वो चुनते हैं। तो आफ्टर सिलेक्शन जैसे सिलेक्ट हो जाता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जहां पे वो चेक किया जाता है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड आर सेंड फॉर अ फिटनेस टेस्ट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, सिलेक्शन डिसीजन में जो भी मैनेजर, जो भी कैंडिडेट बचते हैं 3 और 4 स्टेप के बाद, तो जो भी सिलेक्ट होता है तो वो क्या, उन्हें क्या करना पड़ता है, मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक है, जहां पे उन्हें फिटनेस टेस्ट के बाद वहां पे भेजा जाता है कि कैंडिडेट जो भी हमारी जॉब करेंगे वो फिट है कि नहीं है, ठीक है। फिर है जॉब ऑफर। अब जैसे ही हो जाता है तो कंपनी जो भी सिलेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो भी बच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर, उन्हें कागज का टुकड़ा देते हैं। इस कागज के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जहाँ पे कोई भी कंपनी वो कैंडिडेट को बोलती है कि देखो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारी कंपनी में, ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आखिरी डेट है ज्वाइन करने का, तुम्हें इस डेट से पहले ज्वाइन करना होगा, अगर तुमने इसके बाद किया तो हम तुम्हें अपनी कंपनी में बुलाएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में रहती है। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अपना जो भी, अब जॉब ऑफर के बाद ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जो भी ना एम्प्लॉयज बोलता है कि हाँ मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद क्या होता है, हम कंपनी क्या करती है, जो भी कैंडिडेट बोल देता है कि हाँ मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे आपके सब रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे लग रहे हैं, मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को कंपनी क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक कागज का टुकड़ा देती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब यहाँ से जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट नहीं कहलाएगा कंपनी का, वो कहलाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में आपको ये जानना है कि आपका जितना सब हो जाता है सिलेक्शन के बाद, तो उसके बाद तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जिसे भी हम कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट कर देते हैं तो उस समय से वो जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कंपनी के लिए नहीं कराएगा, वो क्या क्या कराएगा, एम्प्लॉय कराएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है, ये है। तो इसी के साथ मैंने आप सभी के साथ क्या कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप कह लो, उसके मैंने 8 स्टेप आपको सिखा दिए। तो आप क्या करो, ये सारे स्टेप्स को नोट कर लो, पॉज करके वीडियो आप नोट करते जाना, मैं फटाफट पलटाते जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। उसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हालांकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों का मतलब ये एक ही चीज को इंडिकेट करता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहला, ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि दोनों टर्म का मतलब क्या है। देखो डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, लाइफ प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे आप बच्चे होते हो, ठीक है, फिर बच्चे से आप थोड़ा चलना सीखते हो, फिर आप स्कूल कॉलेज और जाने लगते हो, फिर आप आपकी नौकरी लगते हो, फिर आप फादर बनते हो, फिर आप ओल्ड होते हो, ठीक है। तो इन स्टेज में आप क्या रहते हो, कहीं ना कहीं डेवलप होते जाते हो, कुछ ना कुछ नई सारी चीजें सीखते जाते हो, है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। हालांकि अगर मान लो आप फादर की स्टेज के बाद क्या होगे, आप ओल्ड होने लग जाओगे, मतलब आपकी हेल्थ क्या होने लगी, कम होने लगेगी क्या, लेकिन हेल्थ कम होना और लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आप अगर बुढ़े भी होगे ना तभी आप नई चीज लर्न करते रहोगे, राइट। लेकिन लर्न करने की थोड़ी क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन आप लर्न करते जाओगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ये पूरी बुढ़ापे से लेकर
पूरे आपके मरते तक, मतलब जितनी भी आप चीज डेवलप करते रहते हो, अपने अंदर लाते रहते हो, नई नई चीजें सीखते जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है कि एक लाइफ प्रोसेस होता है पूरी, और सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, और ये पूरी आपकी जिंदगी, पूरे जीवन भर आपकी चलता रहता है। बच्चों ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड का होता है। सपोज करना आपका नाम है रवितोष, ठीक है, आपका नाम क्या है, रवितोष, सपोज करना। और ये जो जितनी भी आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये आपके बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक का पूरा सफर है, पूरा डेवलपमेंट स्टेज है आपका, ठीक है। और आपका नाम रवितोष है। अब आप ना, आप क्या कहो, आप मान लो कि ये आप मान लो रिलायंस कंपनी में काम करते हो। अब रिलायंस कंपनी में ना बहुत सारी मशीन है, तो वो मशीन को चलाना ना आपको आता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी में काम करते हो, आपको मशीन चलाना अच्छे से आता है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी ने सोचा, मान लो कि ये वाला स्टेज है, आप इस स्टेज में कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो रिलायंस ने सोचा यार रवितोष को पहले से तो मशीन चलाना आता है, एक काम करते हैं हम ना, क्या करते हैं, इसको ट्रेनिंग दे देते हैं मशीन की, और मशीन की क्या कर देते हैं, इसे ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर रवितोष जी भी पहले मशीन चलाता था, अब हम इसे क्या करते हैं, मशीन की और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो अब ये मशीन को और अच्छे से चला पाएगा। अब जितनी भी जीवन काल में नई नई मशीन आ रही है, तो रवितोष उस नई मशीन को भी चला पाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, रवितोष को ना ट्रेनिंग दे देते हैं। तो रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, आपको 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितने भी महीने के लिए वो क्या कर देगी, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे आपके जीवन काल तक चलता रहेगा, ठीक है। आप जीवन काल तक डेवलप होते रहोगे। लेकिन ट्रेनिंग क्या रहता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर आता है, और ये डेवलपमेंट के एक स्टेज में आता है बहुत कम समय के लिए, जहाँ पे आप मतलब मान लो कि आपको म्यूजिक के लिए ट्रेनिंग करनी है, किसी चीज के लिए भी ट्रेनिंग करनी है, तो वो क्या रहता है, शॉर्ट पीरियड के रहता है, मान लो 1 साल 2 साल, तो क्या रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या एक लाइफ प्रोसेस है, जो आपके पूरे जीवन काल तक चलता रहेगा, आपके बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक पूरी चीज चलते रहेगा। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, एक शॉर्ट पीरियड रहता है, ये कंपनी या आप खुद ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग क्या रहती है, 3 महीने की रह सकते हैं, 1 महीने की रह सकती है, मे बी 1 साल की रह सकती है। तो ये क्या रहती है, शॉर्ट पीरियड की रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या रहता है, डेवलपमेंट में आपकी पूरी कंपनी क्या कहते हैं, आपकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ को अच्छी करती है। लेकिन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, इक्विपिंग एम्प्लॉइज विद न्यू स्किल टू इक्विपिंग एम्प्लॉइज विद न्यू स्किल टू परफॉर्म जॉब। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय में एक अच्छी स्किल और डालते हैं कि वो क्या कर सके, अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे रवितोष क्या था, रिलायंस कंपनी में मशीन का काम करता था, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी ने बोला रवितोष तो मशीन का काम करता है, तो काम करता है, इसे ना और अच्छी ट्रेनिंग दे देता है, तो ये और अच्छी मशीन चलाएगा। नई नई आज जीवन काल में जितनी भी नई नई मशीन आती जा रही है, उसकी भी टेक्नोलॉजी रवितोष को सिखा देते हैं, तो वो उन मशीनों को भी चला पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें उस एम्प्लॉय को इक्विप मतलब उसमें डालना, एम्प्लॉइज पे क्या कर देते हैं, हम नई स्किल को एम्प्लॉय पे हम न्यू स्किल को डाल देते हैं, इक्विप मतलब उसमें डालना, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय में डाल देते हैं नई स्किल, जिससे वो परफॉर्म जो भी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में ना कभी कभी एग्जाम्स में डिफरेंस भी आ जाता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखो मीनिंग तो आपने अभी जान लिया, ट्रेनिंग का भी मीनिंग इतना है, और डेवलपमेंट का मीनिंग तो सेम चीज, आप उसको यहाँ पे पुटअप कर देना। सीटेबल, देखो ये जो ट्रेनिंग होता है ना बच्चों, टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है, मतलब जैसे मशीन चलाना, ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वो सबको हैंडल करना, तो ये क्या रहता है, टेक्निकल स्टाफ पे रहता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या रहता है, मैनेजरियल स्टाफ पे रहता है। जैसे मैनेजर बन रहे हो ना आप, तो मैनेजर क्या रहता है, आप जब से कंपनी ज्वाइन करते हो और आपकी कंपनी के छोटे तक, आप हर चीज मैनेजर की जितनी भी स्किल है आपको सीखते जाओगे, ठीक है। तो उसमें कहीं भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप सीखते ही जाओगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है, डेवलपमेंट मैनेजरियल स्टाफ के लिए होता है। नेचर, देखो ये क्या होता है, जो ट्रेनिंग ना हम उसी पर्सन को देते हैं जो वो व्यक्ति वो काम वो पहले से कर रहा होता है। जैसे रिलायंस कंपनी ने क्या किया, रिलायंस कंपनी को पता है रवितोष पहले से मशीन चलाना जानता है, तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, उसे भी उसी की ट्रेनिंग दिया। तो रिलायंस कंपनी ने बोला यार तुझे तो मशीन पर चलाना पहले से आता है, एक काम कर तू मशीन की और अच्छी ट्रेनिंग ले ले, तो तू और अच्छे से मशीन चला पाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है, जो भी स्किल वो पहले से जानता है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसकी वही स्किल को और अच्छे से डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय के पास उसकी स्किल पहले से थी, हम उसको क्या कर देते हैं, और डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपकी हिडन क्वालिटी को डेवलप करता है। अब मेथड यूज देखो, ट्रेनिंग में ना हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग यूज करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यूज करते हैं। तो इसके बारे में हालांकि हम थोड़ी देर की अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। अभी आपको इसमें दिमाग नहीं बढ़ाना है, बस अभी आपको क्या करना है, ये नोट करना है, ये डिफरेंस बिटवीन नोट करना है। और अभी मैंने आपको बताया ट्रेनिंग क्या रहती है, शॉर्ट प्रोसेस के लिए रहता है, जैसे 3 महीना 1 साल जो भी है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, या आप कह सकते हो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो बच्चों ये डिफरेंस हो गया, इसे भी आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हम जानते हैं कि ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है, मतलब एक बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ट्रेनिंग
मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, उससे उस एम्प्लॉय को क्या फायदा है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस लर्निंग टाइम। देखो जब आप एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो ना, तो उससे क्या होता है, वो एम्प्लॉय वेस्टेज कम करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आउटपुट क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो उससे क्या होता है, जो भी कंपनी की आपकी रिसोर्सेज है, तो आपका एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग करके आए वो क्या करेगा, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, उसका वेस्ट नहीं करेगा, है ना। तो रिड्यूस लर्निंग टाइम का मतलब है आप वेस्टेज कम करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एम्प्लॉय की। बेटर परफॉर्मेंस, देखो एम्प्लॉय क्या करेगा, इंप्रूव करेगा हर तरीके से, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, उनकी कैपेबिलिटी, काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी, उसका एफिशिएंसी लेवल भी इंप्रूव होगा, है ना। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। देखो मतलब आपने क्या कर, आपने मतलब आपको पता चला कि लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है। जैसे मान लो कि आपको गिटार बनाना अच्छे, मतलब गिटार बजाना अच्छे से आता है, ठीक है, आपने क्या किया, उसकी कोचिंग चले गए, उसकी ट्रेनिंग करने के लिए चले गए। अब जैसे आप सीख के आओगे तो आप क्या करोगे, पूरी दुनिया के सामने खुल के बजा पाओगे, है ना। तो वही चीज है, जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलता है ना, तो अच्छी अपने इसमें अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और उसको कोऑपरेशन मतलब मिलकर बाकी एम्प्लॉयज के साथ काम करना भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है कि एक एम्प्लॉय सब मिलकर काम करता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा आती है। अब हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, देखो जब भी आप ट्रेनिंग के लिए भेजते हो ना एम्प्लॉय को, तो क्या होता है, उससे ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि कंपनी के बाहर की जितनी भी एनवायरमेंट है, ठीक है, जितने भी बाहर की में जितने भी बिजनेस एनवायरमेंट में जितने भी सिचुएशन और जितने भी बदलाव आते हैं, ठीक है, तो उससे एम्प्लॉय को इस तरीके से सिखाया जाता है कि वो बाहर की जितनी भी सिचुएशन है वो सबको टैकल कर ले, सब सिचुएशन को मतलब हैंडल कर ले, है ना। तो एम्प्लॉयज अडॉप्ट टू द एक्सटर्नल चेंजेस, मतलब एम्प्लॉय को इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि वो बाहर की जितनी भी डिफिकल्टीज है सारी चीजों को हैंडल कर ले। हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, देखो इससे क्या होता है बच्चों, ट्रेनिंग से इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय है वो क्या करता है, मोटिवेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ज्यादा आता है, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, दिल से काम करेगा, दिल से काम करेगा तो वो अच्छे से काम करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी आउटपुट ज्यादा आएगा। तो ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को भेजता है ट्रेनिंग के लिए, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, तो ये 5 पॉइंट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय को भेजती है तो उससे एम्प्लॉय को खुद को क्या फायदा है, तो वो अभी मैं आपको 4 पॉइंट समझाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटर करियर ऑप्शन। देखो जब आप ट्रेनिंग करके आते हो ना, तो आपकी स्किल जो है वो बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज जो आती है बढ़ जाती है, जिससे आपको क्या होते हैं, आप अगर कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको आराम से जॉब वॉब मिल जाएगी, अर्निंग होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, कंपनी आपको और अच्छा पैसा देगी, ज्यादा पैसा देगी। बूस्ट द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, देखो इससे क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे आप ट्रेनिंग से करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत कम गलतियां करोगे, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये कुछ एम्प्लॉयज के लिए फायदे होते हैं और ये कुछ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, मीनिंग डिस्कस कर लिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस डिस्कस कर लिया, और उस ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बनता है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मतलब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ट्रेनिंग जो होती है ना, 2 तरीके की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत इजी है, इसे समझते हैं। सपोज करना आपकी कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप एम्प्लॉयज मतलब जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आप अपनी कंपनी में यूज करोगे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को बोलोगे देखो भाई तुम लोग ना कंपनी में ही ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब अगर मान लो कि अगर आप इन एम्प्लॉयज को बोलोगे कि भाई तू अभी काम कर, अभी ना अपनी जो जॉब कर रहे हैं अभी उसको छोड़ दे, हम लोग ना देखो ना अभी ना कहीं और भेज देते हैं और तू वहां जाके ट्रेनिंग करना, फिर उसके बाद हमारी कंपनी में वापस से आना ट्रेनिंग के बाद और फिर हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लेना, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और एक बार मैं बता देता हूँ, देखो मान लो कंपनी, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि भाई मैं ना तुम्हें ना अपनी कंपनी के अंदर ही ना तुम्हें ट्रेनिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जब आप एक ही जगह पे एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब, जब एम्प्लॉयज जिस जगह पे काम करते हैं ना उसी जगह पे जब उन्हें ट्रेनिंग दे देते हैं, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन अगर ऑफ द जॉब की ट्रेनिंग, अगर इसकी मीनिंग जानेंगे, एम्प्लॉयज आर ट्रेन बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम वर्क, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अगर आप बोलोगे देखो भाई एम्प्लॉयज अगर जो तुम अभी काम कर रहे हो ना उस काम को भी थोड़ा देर रुक जाओ, एक काम करो, हम लोग ना तुम्हें ना मान लो कि तुम्हें ना हम दिल्ली भेज रहे हैं, वहां पे क्या करना, वहां पे तुम ट्रेनिंग लेना, जो भी काम तुम करते हो उसकी अच्छे से ट्रेनिंग लेना ना, और उस दिल्ली से जैसी ट्रेनिंग ले लोगे, बच्चों ट्रेनिंग में कुछ भी मन की हो सकती है, 3 मंथ्स की हो सकती है, 1 ईयर की हो सकती है, 3 मंथ्स की हो सकती है, 5 मंथ्स की हो सकती है, कितने की भी ट्रेनिंग हो सकती है, कितने भी मंथ्स की या ईयर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कहीं और भेज देते हैं, उनको बोलते हैं देखो भाई एक काम करना, तुम बाहर से ना अच्छी सी ट्रेनिंग करके आ जाओ और उसके बाद हम हमारी कंपनी को वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज को थोड़ी देर के लिए उनकी जॉब से दूर भेज देते हैं कि वो ट्रेनिंग कर ले वहां से, और जैसी ट्रेनिंग हो जाए तो वो वापस कंपनी में आके ज्वाइन कर ले, देन दैट मैटर इज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
तो यही मैंने लिखा है, एम्प्लॉयज आर ट्रेन बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम वर्क। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेन तो करते हैं, लेकिन उनको उनके जो काम है उससे दूर कहीं भेज देते हैं कि वो ट्रेनिंग करके वापस आ जाए। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या रहता है, जो जिस जगह पे वो काम करते हैं हम उन्हें वहीं पे ट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज आर ट्रेन बाय परफॉर्मिंग जॉब। एम्प्लॉयज जैसी काम करते रहते हैं तो वहीं पे हम ट्रेनिंग दे देते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मतलब उनके काम से हम दूर भेज देते हैं तो बाहर से काम करके सीख के आए और वापस से कंपनी ज्वाइन होके अच्छे से कर ले। ठीक है, तो एम्प्लॉयज आर ट्रेन बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम वर्क। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ना बच्चों 3 आते हैं, मैंने हरा के यहाँ पे 2 लिखे हैं, आखिरी का जो और एक होगा वो मैं भी आपको बता दूंगा। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बच्चों बस एक ही चीज आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब हालांकि पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, अभी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को छुपा देते हैं। ठीक है, सपोज करना मान लो कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये इसमें बच्चों सबसे पहला आता है हमारे पास अप्रेंटिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा होता है ना कंपनी या फिर कहीं भी, हम उस एम्प्लॉय को क्या मतलब उन एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मास्टर वर्कर को बुलाते हैं अपनी कंपनी में, या ट्रेनर आप बोल सकते हो, मास्टर वर्कर बोल सकते हो या ट्रेनर, हम इनको बुलाते हैं। और ये जो मास्टर रहता है ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसके पास बहुत सारों का एक्सपीरियंस होता है, तो हम इसको बुलाते हैं कंपनी में और इस इंसान को बोलते हैं कि भाई हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनको तुम काम सिखा दो, उनको अच्छे से ट्रेन कर दो। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अप्रेंटिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक अच्छे मास्टर को बुला देते हैं जो एकदम अच्छा ट्रेनर हो, जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो। हम उसको बुला देते हैं कि वो अपनी हमारी जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है उसको अच्छे से ट्रेन कर सके। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, गाइड बाय ऑब्जर्विंग। तो ये मास्टर वर्कर क्या करता है, इस एम्प्लॉयज को देखता है इन लोग कैसे हैं, क्या काम करता है, इनको वहीं पे सिखा देता है। काम करते मतलब इन लोग काम करते रहते हैं, वहीं पे उसको सिखाते भी जाते हैं, भाई इसको ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा, इसको ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं अप्रेंटिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड है इंटर्नशिप। देखो हम सभी ना कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। ठीक है, हम सभी ना कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। अब बच्चों उसके बाद क्या होता है, अब कॉलेज और इंस्टीट्यूट ना हमें पूरी प्रैक्टिकल मतलब पूरी थियोरेटिकल नॉलेज दे देता है। मतलब जो भी थ्योरी वाली नॉलेज है, जो भी थ्योरी वाली नॉलेज है ना वो हमें दे देता है कि भाई इस मशीन को ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं, वैसे चलाते हैं। पूरी आपको बुक में पढ़ी पढ़ाई मतलब दिख जाएगी, पूरी थियोरेटिकल नॉलेज आपको कहाँ मिलती है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मिलती है। फिर जो भी कॉलेजेस है वो क्या करते हैं बच्चों, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स है ना, इन स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कॉलेज वाले, वो उनको ना बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजते हैं। ठीक है, कि क्या इसलिए भेजते हैं कॉलेज वाले कि जो भी उन्होंने कॉलेज में पढ़ा है, थ्योरी जो भी नॉलेज पढ़ा है उसको वो रियल लाइफ में कंपनी अपनी में अप्लाई कर पाए। जो भी चीज वो पढ़े हैं उसको क्या करता है, रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। तो इसे हम कहते हैं इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप क्या होता है, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं तो कॉलेज वाले उनको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजते हैं कि वो जो भी चीज कॉलेज में पढ़े हैं उसको क्या करें, रियल लाइफ में उस चीजों को यूज कर पाए। ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। अब यहाँ पे मैंने लिखा है टू अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ। वही चीज लिखा है, कॉलेज वाले क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि वो जो टू अप्लाई मतलब कि वो क्या करें, अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ी है उसको वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो बच्चों इसे कहते हैं हम इंटर्नशिप। हमारे पास और एक होता है बच्चों, इसका नाम होता है, मेरे पास कोई जगह कम है लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बहुत ईजी है। इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये ना आपने सिलेक्शन वाली उसमें पढ़ के रखा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को जितने भी जो भी नया एम्प्लॉय आता है, जो भी हमारी कंपनी में नया एम्प्लॉय आता है ना, ओरिएंटेशन में जब हमारी कंपनी में नया एम्प्लॉय आता है ना, हम उस एम्प्लॉय को जितने भी पुराने एम्प्लॉयज है कंपनी में उनके साथ अच्छे से मिला देते हैं कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा, नया वाला जो रहेगा तो उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, है ना। तो जितने भी पुराने वाले एम्प्लॉयज है वो क्या करेंगे, उसको बता पाएंगे, देख भाई तुझे ऐसे काम करना है, इस समय काम करना है, बॉस आते हैं तो हमें ये करना है, वो करना है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, जो भी नया एम्प्लॉयज है उसको बता देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी नया एम्प्लॉयज आता है उसे हम क्या करते हैं, जितने भी पुराने एम्प्लॉयज है कंपनी के उनसे मिला देते हैं कि अपने आप जो पुराने एम्प्लॉयज है ना वो नए एम्प्लॉयज को पूरी बातें बता दे कि ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इंडक्शन भी कह सकते हैं, INDUCTION इंडक्शन। ठीक है, तो दो अलग अलग नाम है, राइट। अब बच्चों ये तो हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 3 आते हैं, वो तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बच्चों एक ही चीज आती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब बच्चों इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी कभी ना जो कंपनीज रहती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वहां पे क्या रहता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब HISTICATED सोफिस्टिकेटेड मशीन। बच्चों क्या होता है, कभी कभी ना बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वहां पे बहुत बड़ी बड़ी और एकदम महंगी महंगी, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बहुत बिग एंड एक्सपेंसिव मशीन। ठीक है, बिग एंड एक्सपेंसिव मशीन को हम क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन या फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत अच्छी और बड़ी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कंपनीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन आती है, तो इन मशीन को ना चलाने के लिए ना बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हम कोई भी एम्प्लॉय को, अगर जो भी मतलब मान लो कि कंपनी में एम्प्लॉय है, अगर उस एम्प्लॉय को इतनी महंगी वाली मशीन चलानी नहीं आती होगी, मान लो ठीक है, वो मशीन को मान लो कि कोई ट्रैक्टर वाली एकदम अच्छी सी मशीन है और इस एम्प्लॉय को चलानी नहीं आती होगी, तो बेचारे को आप बोल दोगे कि ले भाई तू ये मशीन चला रहे, और वो बंदा क्या करेगा, आपकी मशीन को जाके डैमेज कर देगा। तो नुकसान क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है, एकदम एक्सपेंसिव मशीन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बोलते हैं देख भाई तुझे ये मशीन चलानी है, लेकिन अगर ये तुझे मशीन तो हम चलाने तभी देंगे जब तू अच्छे से ट्रेनिंग करके आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, एम्प्लॉयज को कहीं और भेज देते हैं बाहर, ठीक है, अवे फ्रॉम वर्क। अवे फ्रॉम वर्क का मतलब है जिस जगह पे काम करते हैं उससे बहुत दूर भेज देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है, वहां से तुझे ये मशीन को अच्छे से चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे तू वो ट्रेनिंग करके आ जाएगा तो हम तुझे अपने आप ये मशीन को चलाने दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल में क्या होता है, हम जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाओ, ठीक है। तो जैसे वो बाहर से जाते हैं बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, ये जो मशीन होती है इसकी ना मॉडल मिलती है उनको, मॉडल या डमी मॉडल। मतलब मान लो कि कंपनी में एक मशीन आई, ये वाली मशीन, ठीक है, कंपनी में एक वाली मशीन आई है ट्रैक्टर वाली, ट्रैक्टर चलाने की बहुत अच्छी मशीन आई है। अब हम अगर एम्प्लॉयज को डायरेक्ट चलाने देंगे तो डैमेज कर देगा, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बाहर भेज देते हैं। तो बाहर भेजने में ना क्या रहता है बच्चों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या रहता है, कुछ कुछ वहां पे ना मॉडल रहता है, मतलब मान लो ट्रैक्टर है तो इसका ना एक मॉडल होगा, डमी मॉडल, ठीक है। तो क्या करते हैं, जितने भी बॉयज रहते हैं ना उनको डमी मॉडल में सिखाते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे चलाना है। तो क्या हो जाता है बच्चे, डमी मॉडल में अगर कुछ भी होगा ना तो कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट इतनी महंगी वाली मशीन तो डायरेक्ट चला, तो घाटा हो सकता है, ठीक है, वेस्टेज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को बोलते हैं बेटा पहले तू डमी मॉडल में सीख जा, उसके बाद तू क्या करना, असली वाली मशीन को चलाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, डुप्लीकेट मॉडल या डमी मॉडल में पहले एम्प्लॉयज को सिखाते हैं। जैसे वो डमी मॉडल से सीख जाते हैं अच्छे से, तो हम क्या करते हैं, उन्हें असली वाली मशीन चलाने को दे देते हैं, ठीक है। देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो बच्चों होपफुली आज आपने मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में सीख लिया होगा। अगली लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से केस स्टडी सॉल्व करेंगे, 5-6 केस स्टडी आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस आप ये क्या करो, नोट कर लो, ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो चलो मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।